क्लास 78। सबसे पहले न्यूरोथेरेपी के जनक डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी, जिनको हम प्यार से गुरुजी कहते हैं, को नमस्कार करते हैं। और आप सभी को भी बहुत बहुत नमस्कार, सबका स्वागत है आज की क्लास में। क्लास 78 लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर पार्ट 1 में हमने देखा था फंक्शनल जीआई डिजीज के कुछ सिम्टम्स के बारे में, और फिर हमने कॉन्स्टिपेशन के बारे में देखा था, उसके कॉज वो क्या होती है, उसके सिम्टम्स कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे और क्या क्या कॉज उसके हो सकते हैं। उसके बाद हमने कुछ लेग्जेटिव के तरीकों पर भी बात की थी। तो आज हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, फिर हम आगे की प्रॉब्लम्स को देखेंगे जो लोअर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज के तौर पर होती हैं। टाइप ऑफ लेग्जेटिव। लेग्जेटिव क्या होती हैं? वे दवाइयां होती हैं जो स्टूल को सॉफ्ट बनाकर या बॉवेल मूवमेंट को बढ़ाकर कॉन्स्टिपेशन को ठीक करती हैं। तो इसमें अलग अलग तरह के लेग्जेटिव होते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो पहला है बल्किंग एजेंट। ये सबसे सेफ और लॉन्ग टर्म यूज के लिए बेस्ट रहते हैं। तो ये स्टूल का वॉल्यूम बढ़ाते हैं और वाटर एब्जॉर्ब करके स्टूल को सॉफ्ट बनाते हैं। तो एक तरह से इनको स्टूल सॉफ्टनर भी कह सकते हैं। तो पहला है इसमें साइलम, दूसरा है कैल्शियम पॉलीकार्बोफिल, और तीसरा है मिथाइल सेलुलोज। तो इसमें एक से आप सभी लोग परिचित होंगे, साइलम। तो साइलम हस्क जो है ये कहलाता है आपका, ये भूसी जो आती है इसकी, क्या बोलते हैं आप हिंदी में इसको, इसबगोल। इसबगोल की भूसी जो रहती है वो साइलम हस्क कहलाती है। बाकी कैल्शियम पॉलीकार्बोफिल और मेथाइल ये एक तरह के केमिकल होते हैं जो आपको मार्केट में कुछ दवाइयां मिलती हैं तो उनमें ये कंटेंट के तौर पर मौजूद रहता है। जी, इसबगोल। ठीक, मैकेनिज्म क्या करते हैं? एक तो स्टूल बल्क बढ़ता है, दूसरा स्टूल सॉफ्ट होता है, और पेरिस्टल्सिस को ये कुछ मात्रा में स्टिमुलेट करते हैं। इनका असर जो है 24 से 72 घंटे में इनका असर होता है। यूज नॉर्मल ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन में के लिए यूज है, या लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन के अगर पेशेंट है तो वो लोग इसको ले सकते हैं। इंडिया में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। साइड इफेक्ट के तौर पर कभी कभी कुछ लोगों में ब्लोटिंग और गैस देखने को मिलती है। तो अगर एक फिक्स अमाउंट में आप लेते हैं इसबगोल को तो ज्यादातर ये सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो मोस्टली ब्लोटिंग और गैस इसके साइड इफेक्ट होते हैं। दूसरे हैं ऑस्मोटिक एजेंट। पहला हमने देखा बल्किंग एजेंट, जो कि स्टूल का वॉल्यूम भी बढ़ाएंगे और साथ में वाटर भी अब्सॉर्ब करके स्टूल को सॉफ्ट बनाते हैं। दूसरा है ऑस्मोटिक एजेंट। तो ये जो है इंटेस्टाइन में वाटर खींचते हैं जिससे स्टूल सॉफ्ट और बल्की बनता है। तो इसमें मैग्नीशियम सॉल्ट होता है, फॉस्फेट होता है, पॉली इथाइल इथाइलिन ग्लाइकॉल पीईजी, लेक्टुलोज और सॉर्बिटॉल। तो इसमें आपने एक लेक्टुलोज करके ये सुना होगा। ये मोस्टली अलग अलग तरह के कुछ वो आते हैं, सॉफ्टोवैक वगैरह हैं या इस तरीके के, तो उनमें ये चीजें यूज की जाती हैं। तो ये सब केमिकल हैं। तो ये क्या करेंगे? इंटेस्टाइन में पानी खींचेंगे। कहाँ से खींचेंगे? ब्लड से ही लेंगे जो भी है। ठीक। तो मैकेनिज्म क्या है कि इंटेस्टाइनल ल्यूमेन, तो इंटेस्टाइन का जो हॉलो एरिया है, जो बीच का गोल एरिया है, इंटेस्टाइन एक पाइप की तरह है, तो उसके बीच का जो खाली एरिया है उसको ल्यूमन बोला जाता है। तो इंटेस्टाइनल ल्यूमन में वाटर रिटेंशन बढ़ाते हैं। तो और दूसरा क्या है, इस जब वाटर रिटेंशन बढ़ेगा तो स्टूल सॉफ्ट होगा, प्लस साथ में वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी। फिर पेरिस्टालसिस मूवमेंट को ये स्टिमुलेशन देते हैं। तो इनको लेने के 1 से 6 घंटे के अंदर मोस्टली ये एक्ट करेंगे और स्टूल पास हो जाएगा। तो शुरुआती तौर पर जो है एक्यूट कॉन्स्टिपेशन के लिए इनका यूज किया जाता है। वॉवेल प्रिपरेशन है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में भी लेक्टुलोज पीजी वगैरह यूज करते हैं। साइड इफेक्ट, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी खींचेगा, तो उससे बॉडी के जो स्टोर
इलेक्ट्रोलाइट हैं वो इम्बैलेंस हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन होगा, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ सकते हैं, और रीनल फेलियर रिस्क। सोडियम फॉस्फेट इन एल्डरली, मोस्टली जो है रीनल फेलियर हो सकता है एल्डरली पेशेंट में, इसलिए इनके प्रयोग से बचना चाहिए। जो सेफ तरीके हैं जैसे ईसबगोल वगैरह है, और अगर ये इस तरीके के केमिकल वाले जो एजेंट्स अगर हम ले रहे हैं ऑस्मोटिक एजेंट, तो एक बार डॉक्टर से पूछ लेना कि उसका डोज कितना रखना है। तो ये हो गए हमारे ऑस्मोटिक एजेंट। जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है ना, जैसे आप इसमें जो किशमिश रहती है, किशमिश को आप पानी में डालिए तो किशमिश पानी खींच लेती है अपने अंदर, तो इसी तरह से ये ऑस्मोटिक एजेंट होते हैं जो कि इंटेस्टाइन में पानी खींचते हैं। तो वहां पर इंटेस्टाइन में पानी के लिए सिक्रेशन के लिए एपिथेलियल लेयर होती है, और फिर जो है म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, तो वहीं से जो है ब्लड के थ्रू या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो रहता है, ईसीएफ वगैरह, तो वहां से वो ले लेते हैं। स्टूमुलेंट लेक्सेटिव, तो ये क्या करते हैं, ये इंटेस्टाइनल वॉल को स्टिमुलेट करते हैं जिससे बॉवेल का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है। तो ये भी काफी इफेक्टिव रहते हैं। तो बीसाकोडिल, सेना, कैस्केरा और एलोवेरा। तो सेना एक पौधा होता है जिसकी पत्तियों का यूज किया जाता है, और ये एंटीबैक्टीरियल भी होता है। तो आप इसको इंटरनेट पर सर्च करके देख सकते हैं, आजकल इसका भी काफी यूज हो रहा है, सेना का भी, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए। तो ये इंटेस्टाइनल की जो दीवार है उसको स्टिमुलेट करते हैं जिससे वॉवेल मूवमेंट बढ़ेगी, मूवमेंट बढ़ेगी तो एक्टिव होगी। और एलोवेरा को आप जानते ही हैं मैकेनिज्म। तो ये किसको स्टिमुलेशन देते हैं, तो मोस्टली ये एंटेरिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेशन देती है और पेरिस्टल्सिस को तेज करती है। तो मोस्टली अगर इसको ओरल के मुंह के द्वारा ये दवाई अगर ली जाती है तो 6 से 12 घंटे में ये अपना असर दिखाती है, कुछ केसेस में 3 से 60 मिनट सपोजिटरी। सो एक तरह से रेस्क्यू थेरेपी के तौर पे, या शॉर्ट टर्म बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होगी तो उस समय इसको लिया जा सकता है। साइड इफेक्ट, चूंकि ये जो है कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगी, बॉवेल कॉन्ट्रैक्शन, तो नेचुरल है कि इससे जो है क्रैम्प हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस तो होगा ही, फिर मेलानोसिस कोली एंड कैथार्टिक कॉलन लॉन्ग टर्म यूज से। फिर इसके बाद आते हैं एनीमा। एनीमा में क्या होता है कि जो एनस के रास्ते रेक्टम में लिक्विड डालकर स्टूल को सॉफ्ट बनाते हैं। अब रेक्टम में मोशन हार्ड हो गया तो उसको स्टिमुलेशन देने के लिए, उसको सॉफ्ट करने के लिए जो है एनीमा दिया जाता है। तो एनीमा में भी नमक वाला एनीमा रहता है, कुछ लोग तो साबुन का भी यूज करते हैं, पर ये ठीक नहीं है। तो टैप वाटर एनीमा आता है, एक ऊपर मग के जैसा रहता है, उसमें पानी भरा होता है, हल्का गुनगुना पानी, उसमें नमक सॉल्ट वगैरह रहता है, तो टैप वाटर एनीमा है। फिर हाइपरटोनिक एनीमा, जिसमें कुछ सोडियम फॉस्फेट का सॉल्यूशन मिक्स करके देते हैं, इससे फीकल इम्पेक्शन यानी बराबर निकल जाता है, या सीवियर कॉन्स्टिपेशन, कहीं स्टूल फंस गया है तो उसको निकालने के लिए, और सीवियर कॉन्स्टिपेशन में इसका यूज किया जाता है। साइड इफेक्ट सेम वही रहेंगे मोस्टली, जितने भी लेक्सेटिव हैं, ज्यादातर लेक्सेटिव में इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस हो जाता है। इसमें रेक्टल इरिटेशन हो सकती है, क्योंकि एनीमा से वहां की म्यूकस लेयर जो है हट जाती है, चिकनाहट हट जाती है, जिससे वहां इरिटेशन हो सकती है, ड्राइनेस हो सकती है, और ज्यादा एनीमा लेने से डिपेंडेंसी भी हो सकती है। फिर आते हैं स्टूल सॉफ्टनर, एमोलिएंट्स। एमोलिएंट्स ये स्टूल में वाटर एंट्री बढ़ाते हैं जिससे स्टूल सॉफ्ट हो जाता है। तो डॉकूस साटे ऑयल। सो ये स्टूल को सॉफ्ट, जैसे आप ये यूज करते हैं अपना कैस्टर ऑयल वगैरह है, तो इनको यूज करने से, तो पोस्ट सर्जरी के बाद अक्सर यूज किए जाते हैं हेमोरॉइड्स में, एनल फिशर में। तो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो भी जो है कुछ खास तरह के ऑयल रहते हैं, तो वो इंसर्ट करते हैं जिससे जो है स्टूल सॉफ्ट होता है। लिमिटेशन, तो ये डेफिकेशन स्टिमुलेट नहीं करते हैं, सीवियर कॉन्स्टिपेशन में सफिशिएंट नहीं है, ऑयल वगैरह जो है उतना सफिशिएंट नहीं होता है। तो मोस्टली इनके जो है साइड इफेक्ट के तौर पर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, स्टिमुलेंट लेटिव।
मेलानोसिस कोली क्रॉनिक सेना यूज, अगर बहुत लंबे समय तक सेना का यूज करते हैं तो ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। फिर कैथार्टिक कॉलन लॉन्ग टर्म स्टिमुलेंट लेक्सिटिव अब्यूज, अगर लंबे समय तक कोई जो है इंटेस्टाइन को स्टिमुलेशन करने वाले लेक्सिटिव अगर लेते हैं तो उनको कैथार्टिक कॉलन हो सकता है। मैं आपको कैथार्टिक कॉलन की जो है पिक्चर शो करता हूँ। सो एक तरह से वन पेज रिवीजन देख सकते हैं आप इसका। सो बल्किंग एजेंट में साइलम कैल्शियम पॉलीकार्बोफिल मेथाइल सेलुलोज, ये क्या करेंगे, स्टूल को बल्क में स्टूल बढ़ेगा, वाटर एब्जॉर्ब होगा एंड सॉफ्ट स्टूल। 24 घंटे से 72 घंटे में इसका असर दिखेगा। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज किया जा सकता है। साइड इफेक्ट आपका ब्लोटिंग एंड गैस। ऑस्मोटिक एजेंट जो पानी खींचते हैं इंटेस्टाइन में, उसमें है मैग्नीशियम सॉल्ट, फास्फेट, पीईजी, लैक्टुलोज, सॉर्बिटॉल, जो इंटेस्टाइन में वाटर रिटेन करते हैं, स्टूल जिससे सॉफ्ट हो जाता है। 1 से 6 घंटे के अंदर इनका असर होता है। तो एक्यूट एंड क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में इसका यूज रहेगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस एंड डिहाइड्रेशन हो सकता है। फिर स्टिमुलेंट रहते हैं जिसमें सेना है, कैस्केरा है, एलो है, बीसाकोडिल है। ये एंटेरिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेशन देते हैं और पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ा देंगे। तो जिनकी पेरिस्टालसिस एकदम स्लो हो गई है तो उसके लिए ये बहुत बढ़िया है। तो 6 से 12 घंटे। क्रैम्प्स, मेलानोसिस कोली एंड कैथार्टिक कॉलन, ये इसके आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। फिर एनीमा में आप देखेंगे टैप वाटर एनीमा है। रेक्टल इवैक्यूएशन के लिए उसको बाहर करना एंड 15 से 60 मिनट के अंदर ये काम करेगा। फीकल इंफेक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस। फिर स्टूल सॉफ्टवेयर के तौर पे मिनरल ऑयल वगैरह है और ये कैस्टर ऑयल वगैरह भी यूज किया जाता है। तो स्टूल में वाटर एंट्री को बढ़ाएंगे। ये थोड़ा स्लो काम करता है, तो मोस्टली पोस्ट सर्जरी फिशर वगैरह। तो ये है इसका साइड इफेक्ट है एस्पिरेशन। सो कॉन्स्टिपेशन में डाइट प्लस फाइबर बल्किंग एजेंट। तो एंड जिनसे नॉट रिलीव्ड ऑस्मोटिक लैक्सेटिव, सीवियर
जो होगी कॉन्स्टिपेशन है तो स्टिमुलेंट देना पड़ेगा। अगर स्टूल हार्ड होके फंस गया है तो उसके लिए एनिमा, एंड फिशर एंड पोस्ट सर्जरी है तो स्टूल सॉफ्टनर। तो यहां तक ये। अब इसके बाद हम जो है डिस्चेजिया नेक्स्ट डिजीज के तौर पर डिस्चेजिया को हम देखेंगे। यहां तक सभी को क्लियर है? फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस लिख दीजिए सभी लोग जिन जिन को क्लियर है। ट्रीटमेंट की चर्चा हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, तो अभी हम आगे दूसरी डिजीज पे जाएंगे। कॉन्स्टिपेशन यहाँ पर कवर अप हो जाता है। सो कॉन्स्टिपेशन के नाम से तो हम जानते थे, पर उसकी जो डिटेल है या जो जिन जितनी डिटेल में हमको जाना चाहिए बीमारी, वो बहुत जरूरी है। इसलिए हम एक एक डिजीज को ले रहे हैं और उसको पूरी फुल डिटेल में उसका अध्ययन कर रहे हैं, जिससे हम बीमारी के हर पहलू को ठीक से समझ सके और उसका प्रॉपर इलाज कर सकें। सो नेक्स्ट, लोअर जीआई डिजीज के अंतर्गत आता है आपका डिस्चेजिया। सो डिस्चेजिया क्या है? फंक्शनल डेफिकेटरी डिसऑर्डर। अब यहाँ पर शब्द जो आ गया है फंक्शनल डेफिकेटरी, यानी कि यहाँ पर कारण आपको देखने को नहीं मिलेगा, या डिससिनर्जिक डेफिकेशन भी इसको बोलते हैं। सो डिस्चेजिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें पेशेंट को स्टूल होने का सेंसेशन और डेफिकेट करने की अर्ज होती है, लेकिन फिर भी वह स्टूल पास नहीं कर, यानी उसको लग रहा है कि उसको सेंसेशन आ रहा है, उसको जाना चाहिए, टॉयलेट जाना चाहिए और स्टूल पास करना चाहिए, उसकी अर्ज हो रही, लेकिन फिर भी वह स्टूल पास नहीं कर पाता है। ये होता है डिस्चेजिया, यानी फंक्शनल डेफिकेटरी डिसऑर्डर, या डिससिनर्जिक डेफिकेशन भी इसको बोलते हैं। इसका कारण क्या है? पेल्विक फ्लोर मसल्स और एनल स्फिंक्टर के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी होती है। तो यह समस्या स्टूल की कमी से नहीं बल्कि मसल डिसफंक्शन की वजह से होती है, यानी उसके मसल ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि वो स्टूल पास कर पाए, वो फोर्स ही डेवलप नहीं हो रही है। तो ये किन केसेस में ज्यादातर देखने को मिलेगा आपको? जैसे जो एक्सीडेंटल केस होते हैं उनमें आपको ये देखने को मिलेगा, और जैसे जिनका जैसे D12 वगैरह में कंप्रेशन हो या स्पाइनल इंजरी जिनकी होती है उनमें देखने को मिलेगा। फिर ओल्ड एज पर्सन्स में जिनका पेल्विक फ्लोर मसल वीक हो जाते हैं, एनल स्फिंक्टर लूज हो जाता है, पेरिनियल डिसेंट बढ़ जाता है, तो उन पेशेंट में ये कंडीशन देखने को मिलेगी, अर्ज होगी लेकिन स्टूल पास नहीं कर पाते हैं। नॉर्मल डेफिकेशन मैकेनिज्म क्या होता है कि आप जब स्टूल पास करते हैं तो नॉर्मली तौर पर क्या होगा, रेक्टल प्रेशर बढ़ता है, फिर एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर रिलैक्स होता है और पेल्विक फ्लोर नीचे की ओर डिसेंड करता है। तो ये सभी प्रक्रिया एक साथ और कोऑर्डिनेटेड तरीके से होनी चाहिए। ये नॉर्मल डेफिकेशन मैकेनिज्म होता है। सो डिस्चेजिया में क्या होता है, एक या अधिक डिस्फंक्शन हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है? या तो इम्पेयर्ड रेक्टल कॉन्ट्रैक्शन, जो रेक्टल कॉन्ट्रैक्शन है वो कम हो या बहुत ज्यादा हो या डिस्टर्ब हो, ठीक। फिर पैराडॉक्सिकल एनल कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन की बजाय जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर फेलियर ऑफ एनल रिलैक्सेशन, एनस जो है रिलैक्स ही नहीं हो रही, उसको इतना ज्यादा स्टिमुलेशन मिल रहा है, चाहे फिशर की वजह से हो, चाहे पाइल्स की वजह से हो, फिस्टुला की वजह से हो, या फिर वो साइकोलॉजिकल हो गया, तो उसको रिलैक्सेशन नहीं मिलने से वो
बाहरी स्फिंक्टर जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गया है रिलैक्स होने की वजह, और अंदर का स्फिंक्टर तो रिलैक्स है, तो वो कोऑर्डिनेशन पूरा फेल हो चुका है। फिर एक्सेसिव एब्डोमिनल वॉल कॉन्ट्रैक्शन, जो एब्डोमिनल वॉल होती है वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तब भी हो सकता है। तो इसकी एग्जैक्ट इटियोलॉजी यानी कॉज, तो इसकी एग्जैक्ट इटियोलॉजी अनक्लियर होती है, और ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, कई लोगों में ये देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन के तौर पर हिर्शस्प्रिंग डिजीज, ये कंजेनिटल डिसऑर्डर होती है, एब्सेंट रेक्टो एनल इनहिबिटरी रिफ्लेक्स। ये जब बच्चे जन्म लेते हैं तो डॉक्टर ये चेक करता है, उंगली डाल के चेक करता है कि इसके अंदर रिफ्लेक्स है कि नहीं। एब्सेंट रेक्टो एनल इनहिबिटरी, अगर वो रिफ्लेक्स नहीं है तो फिर वो एक तरह की कंजेनिटल डिसऑर्डर है। और डिस्चेजिया जो है फंक्शनल डिसऑर्डर है, यानी अधिकतर ये एडल्ट, ये बाई बर्थ भी हो सकती है और बाद में भी। तो बाई बर्थ जो है मोस्टली आपको इन्फेंसी या चाइल्डहुड के टाइम पे ही पता चल जाएगा, और एडल्ट्स में ये बाद में पता चलता है, बाद में होती है। सो कॉज के तौर पर हम ये देख सकते हैं कि ये कुछ कॉज हो सकते हैं, बाकी कॉज देखने को नहीं आते। सिम्टम्स तो पेशेंट की कंप्लेन हो सकती है कि एनल ब्लॉकेज का सेंसेशन, जैसे आपने कुछ फोटो देखी होगी कि किसी ने ताला लगा दिया है, कॉन्स्टिपेशन के कुछ पिक्चर्स में ऐसा देखने को मिलता है। तो एनल ब्लॉक हो गई है उसका सेंसेशन। फिर वहां पर स्ट्रेन, लंबे समय तक ताकत लगाना लेकिन फिर भी स्टूल पास, इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, यानी कि पेट साफ हो गया लेकिन अभी भी लग रहा है कि कुछ बचा हुआ है, तो वो कंडीशन इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन। फिर सॉफ्ट स्टूल या एनीमा के बावजूद भी जो है स्टूल पास ना होना। ठीक, तो पेशेंट को जरूरत पड़ सकती है फिर डिजिटल एवैक्यूएशन की, पेरिनियल सपोर्ट की, और फीमेल में वजाइनल स्प्लिंटिंग की। डिजिटल एवैक्यूएशन मतलब कुछ लोग फिंगर के थ्रू उसको निकालना पड़ता है, पेरिनियल सपोर्ट के थ्रू करना पड़ता है, या फीमेल में वजाइनल स्प्लिंटिंग की जाती है। स्टूल फ्रीक्वेंसी नॉर्मल भी हो सकती है या कम भी हो सकती है, ये इसमें देखने को मिले। क्लिनिकल एग्जामिनेशन, सो पेल्विक फ्लोर मसल्स और एनल स्फिंक्टर की हाइपरटोनिक हो सकते हैं। ठीक, बेरिंग डाउन, सो एक्सपेक्टेड एनल रिलैक्सेशन नहीं होता है और पेरिनियल डिसेंड नहीं होगा। लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्चेजिया के कॉम्प्लिकेशन में रेक्टोसील की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, सॉलिटरी रेक्टल अल्सर हो सकते हैं। अब अल्सर पर हार्ड स्टूल है तो नेचुरली वहां पर अल्सर होने की संभावना ज्यादा है। प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम, अगर बॉडी बहुत एसिडिक है और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो उसमें प्रोलेप्स ऑफ रेक्टिंग, रेक्टल या रेक्टम हो सकता है। एक्सेसिव पेरिनियल डिसेंट, यानी कि जो पेरिनियल मसल है वो एकदम डिसेंट नीचे की तरफ चला जाए। फिर इंटेरोसील्स, ये भी हो सकता है। डायग्नोसिस के लिए एनोरेक्टल मैनोमेट्री टेस्ट होता है, रेक्टल बलून एक्सपल्सन टेस्ट, एक बलून डालते हैं नस के अंदर और उसको बाहर फेंकने के लिए, बाहर पास करने के लिए बोला जाता है। उसका एक टाइम होता है, उस टाइम फ्रेम में आपको करना पड़ता है। फिर डेफिकोग्राफी या एमआर प्रोक्टोग्राफी होती है। तो ये सभी जो है गैस्ट्रो के डॉक्टर या उसके हॉस्पिटल में जाएंगे तो ये सारे टेस्ट होते हैं। आजकल कोलोनोस्कोपी काफी कॉमन हो गई है, जिसमें लोअर जीआई ट्रैक्ट की डिजीज को फाइंड आउट करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो कोलोनोस्कोपी जैसे एंडोस्कोपी होती है कि ऊपर से आप कैमरा डाल के अंदर का सिस्टम देखते हैं कि किस तरीके से है, उसी तरह से कोलोनोस्कोपी नीचे से कैमरा डाल के देखा जाता है। कहीं अल्सर है, कैंसर है, कोई ट्यूमर है, या हेमोरॉइड्स हैं, या पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला है, इंटरनल अल्सर है, आईबीडी है, ये सारी चीजें कंफर्म करनी। तो इन टेस्ट से डिससिनर्जिक डेफिकेशन कंफर्म होती है। तो सिम्टम्स के आधार पर डिजीज को डायग्नोस करना है, उसके लिए प्रॉपर टेस्ट करेंगे तो उसमें वो कंफर्म हो जाएगा। तो जिस तरह की डिजीज होगी फिर उसका उसी हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। अगर मसल वीक है तो हमको मसल को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन वीक है, कुछ साइकोलॉजिकल इशू है, यानी हर बीमारी का कॉज क्या है, क्या वो डिस्चेजिया है, या फिर उस पेशेंट को जो है डिसएनर्जिक डेफिकेशन या जो भी चीजें हैं, या फिर कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन में है तो क्या कॉज है उसका, कि उसकी पेरिस्टल्सिस मूवमेंट स्लो है या रेक्टल प्रोपल्सिव फोर्स कम है, क्या है वो जब फाइंड आउट करते हैं
तो प्रॉपर ट्रीटमेंट होने से बीमारी ठीक होती है। ट्रीटमेंट तो इसमें लेग्जेटिव लोग देते हैं बट वो इफेक्टिव नहीं है। तो बेस्ट ट्रीटमेंट बायोफीडबैक थेरेपी। बायोफीडबैक तो न्यूरोथेरेपी इज अ बायोफीडबैक थेरेपी, है ना। तो न्यूरोथेरेपी भी इसमें काम करती है। तो इसमें पेशेंट को सिखाया जा सकता है कि प्रॉपर एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन कैसे है। जैसे आप ये अश्विनी क्रिया जो होती है वो बता सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज होती हैं योग में, और बाकी हमारे ट्रीटमेंट है। मसल लूज है तो एसिड वगैरह ट्रीटमेंट देके, कैल्शियम के ट्रीटमेंट देके मसल को सुधार सकते हैं। तो इसमें पेल्विक फ्लोर के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है और एनल स्फिंक्टर को रिलैक्सेशन करना है। तो वो साइकोलॉजिकली उसको अंदर से वो रिलैक्स करना है, जिससे डेफिकेशन के दौरान, डेफिकेशन मतलब स्टूल का बाहर की तरफ निकलना, तो डेफिकेशन के दौरान मसल कोऑर्डिनेशन इससे इंप्रूव होती है। तो यह थेरेपी स्पेशलाइज्ड सेंटर में भी उपलब्ध होती है, न्यूरोथेरेपी, है ना। वैसे बायोफीडबैक थेरेपी के तौर पे और भी कई थेरेपी हैं, बट न्यूरोथेरेपी भी उसी उसमें आ जाती है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, तो इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए टीम अप्रोच जरूरी है। तो इसमें फिजियोथेरेपी है, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट है, डाइटिशियन और बिहेवियर थेरेपिस्ट। तो हमारे लिए तो हम न्यूरोथेरेपी करते हैं, उसके साथ में हम पेशेंट की काउंसलिंग भी करते हैं, उसको प्रॉपर खाना भी बताना है। एक ही न्यूरोथेरेपिस्ट ज्यादातर चीजों को संभालता है। सो वन लाइन समरी, सो डिस्चेजिया एक फंक्शनल डेफिकेटरी डिसऑर्डर है जिसमें पेल्विक फ्लोर और एनल स्फिंक्टर की डिसएनर्जिया के कारण स्टूल इवैक्यूएशन में डिफिकल्टी होती है। डायग्नोसिस एनोरेक्टल मैनोमेट्री से और ट्रीटमेंट बायोफीडबैक थेरेपी से या न्यूरोथेरेपी से किया जा सकता है। तो ये हमने यहाँ पर डिस्चेजिया और कुछ हमने लेग्जेटिव के तौर पर देखा कि किस तरीके से हम कॉन्स्टिपेशन या उससे जुड़े हुई बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। सभी को क्लियर है। नेक्स्ट है डायरिया। तो अभी हम डायरिया के बारे में देखेंगे। इससे संबंधित कोई सवाल है तो हम अभी लेते हैं, और नहीं तो फिर हम डायरिया पे, नेक्स्ट डिजीज पे आगे बढ़ेंगे। आप चैट में लिख सकते हैं। ओके, एक मिनट। जी प्रणाम सर जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बोलिए। सर अभी जो आपने टॉपिक पढ़ाया ना, वो बहुत ही मतलब ऐसा टॉपिक था जिसमें बहुत सारे पेशेंट है ना ऐसा बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि हमें जाना है, हम्म। लेकिन होता नहीं है। ये बहुत मतलब अच्छा टॉपिक था। लेकिन सर जो आपने इसके कॉज बताए ना, तो हम्म। जैसे उसमें जैसे पेशेंट की कोई इंजरी नहीं हुई है ना। मतलब जो भी आपने कॉजेस है ना, जिस तरह से मेरे पास पेशेंट है उसमें मेरे को एक भी ऐसा कॉज मिला नहीं। हम्म। तो रीजन मुझे समझ में नहीं आया सर फिर ना उनका, वो हम्म। मसल्स जो रीजन आपने बताया ना सर, वो एक भी रीजन पेशेंट के साथ ऐसा कोई मैच नहीं कर रहा था। तो नहीं, मैं पूछ। ये डिस्चेजिया में भी होता है और कॉन्स्टिपेशन के केसेस में भी। ये हमने पिछली क्लास में इस पे हमने डिस्कशन किया था। अच्छा। तो आपको एक बार पिछली क्लास में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि हो ओके। सकता है वो फंक्शनल जीआई का केस हो, तो जिसमें उसका कारण तो नहीं आ रहा है समझ में, तो उसमें देखिए उसका फोर्स कम हो सकता है, या फिर उसको इंटरनल इंटेरिक नर्वस सिस्टम है ना वो अगर वीक हो जाए तो वो भी एक कारण है। उसकी पेरिस्टल्सिस मूवमेंट स्लो हो, तो ये कारण तो आपको देखने पड़ेंगे। हाँ सर ना, उसके लिए पेशेंट की कॉलोनोस्कोपी भी करवाई है, पता है। तो हम्म। उसमें भी कुछ नहीं आया। उसमें नहीं आएगा ये, जैसे नहीं आया। नहीं आता है मोस्टली इसमें। तो मोस्टली पेशेंट की क्या कंप्लेन आप कह रहे हैं कि मतलब अर्ज होती है लेकिन जा नहीं पाते हैं। तो यस, लाइक देखिए। फील कि जाना है, मोशन में जाना है, हम्म। लेकिन when she sick but no motion. हाँ, तो इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन। ओके। यानी उसको अर्ज तो हो रही है लेकिन पेट कई बार चला भी गया,
लेकिन हाँ। लगता है कि कुछ और बाकी है अभी। यस 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 एग्जैक्टली। उसमें आपको रेक्टम के जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट क्या करते हैं, बहुत ज्यादा ताकत लगाने के आदी हो जाते हैं। यस एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। ट्रेनिंग की वजह से वो मसल वीक हो जाता है। ओके। तो उस मसल को आप मजबूत जब करेंगे, तो मसल मजबूती के लिए एक तो वहां की एसिडोसिस को कम करना है, ठीक है। ठीक है। फिर वहां कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म अच्छा करना पड़ेगा उस पेशेंट का। ओके ये दो काम आप करेंगे और वहां पर ब्लड सप्लाई न्यूट्रिशन भेजेंगे। ओके तो ब्लड सप्लाई के लिए तो जो भी है, मोस्टली ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट ओवरी का यूज ज्यादा किया जाएगा वहां पे। जो हमारा लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट है वो इसमें काम करेगा। और आप लेफ्ट ओवरी अलग से भी दे सकते हैं, वहां का दर्द निकालिए। फिर वहां इन्फ्लामेशन भी हो सकता है, तो ओके इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट उसके साथ हो जाएगा। फिर अगर वहां म्यूकस कम बन रहा है तो म्यूकस ट्रीटमेंट आपको देना पड़ेगा। ये चीज, ओके वो मसल को मजबूत करना है, ओके। क्योंकि इस मतलब उन्होंने कारण प्रेशर कुछ लगा के अपनी मसल्स को बहुत वीक कर दिया है, तो हमें वहां की मसल्स को ताकत देनी है ना, मजबूत करना है। और उनको ये भी समझाना है कि स्ट्रेनिंग से स्टूल पास नहीं होगा। मसल को, एनल जो स्फिंक्टर है वो रिलैक्स होना चाहिए। उसमें दो स्फिंक्टर हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। हम्म। तो इसमें कई बार क्या होता है, एक्सटर्नल जो रिलैक्स होना चाहिए वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और इंटरनल वाला रिलैक्स ही रहता है, तो ओके। बाहर जाने ही नहीं देता। ये भी कंडीशन आती है। तो उनको साइकोलॉजिकली आपको बोलना है कि आपको रिलैक्स होकर स्टूल पास करना, कोई भी प्रेशर नहीं लगाना है। बाकी उसके साथ जो ट्रीटमेंट है, डाइट है, कुछ लेग्जेटिव अगर यूज करना है तो वो आप बता सकते हैं। ओके। ठीक है। हाँ जी सर, थैंक यू। जी नेक्स्ट बोलिए, राजू सिंह सर जी। नमस्ते सर, मैं रेखा चौरसिया जबलपुर से। हाँ मैडम सर बोलिए। सर ये होता है कि जैसे सुबह तो स्टूल पास हो जाता है अच्छे से, हम्म। लेकिन कभी शाम को प्रेशर तो बनता है लेकिन स्टूल पास करने में दिक्कत होती है कई पेशेंट को ऐसा। तो सर उसके लिए यही अपना नॉर्मल आ जाए, नॉर्मल, या फिर अपना 1 पॉइंट गाल, 1 पॉइंट लीवर, 1 पॉइंट म्यूकस इंटू 6 दे तो आराम लगेगा सर। इसमें हमें वही है कि उनको प्रॉब्लम क्या हो रही है। स्टूल पास करने में पेन हो रहा है या डिस्कम्फर्ट हो रहा है, क्या हो रहा है वो आपको उनसे ठीक से बात करके पूछिए आप, है ना। उसके लिए हमारे पास दो बेस्ट ट्रीटमेंट है, एक तो लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट है, एक है राउंड नॉर्मल ट्रीटमेंट। ठीक है रेखा जी। जी जी सर जी। और अगर उनका इंटेरिक नर्वस सिस्टम वीक है तो उसके लिए सेरोटोनिन का ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं, ओके। है ना। तो बीमारी का कारण समझना है कि एक्चुअल उनको हो क्या रहा है। क्या स्टूल पास करते समय दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, कि वहां पाइल्स तो नहीं है, फिशर तो नहीं है, फेस्टुला तो नहीं है, या फिर कोई हेमरॉइड्स है, इंटरनल अल्सर हो गया है क्या। ये सारी चीजें आपको पूछनी पड़ेंगी या उनकी जांच करवानी पड़ेगी आपको। ठीक है रेखा जी। जी सर, प्रणाम सर। हाँ राजू सिंह जी बोलिए, प्रणाम जी। हाँ सर, मेरा भी लगभग में मोस्टली मान लीजिए कि मिलता जुलता ही है सर क्वेश्चन तो। हम्म। मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे कोई सर देखे तो हम पेशेंट जो देखते हैं जो पैरालाइज के पेशेंट या ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टाइम मतलब बेड रेस्ट होते हैं सर, हम्म। तो उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है उनकी उनके बारे में सर क्या कहेंगे? उनकी क्योंकि एक उनको तो भी मतलब। मूवमेंट जी। नहीं होने की वजह से, ओके। और दूसरा नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है। जी। नर्वस सिस्टम वीक होने के कारण जो नर्व जो है उसको कंट्रोल करती है, वो वीक होने की वजह से प्रॉपर वहाँ सर्कुलेशन भी नहीं होता है, और नर्वस सिस्टम वीकनेस की वजह से वो मूवमेंट नहीं होती है और एक ही जगह पड़े रहते हैं, ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, तो वॉवेल मूवमेंट हम्म। प्रॉपर नहीं होती, जिससे कॉन्स्टिपेशन का इशू बन जाता है। बिल्कुल सर। तो ऐसे पेशेंट को जो है, उनका अपना जो, एक तो एक्टिविटी पर उनको ध्यान देना पड़ेगा। जी। और लास्ट क्लास में भी हमने कॉन्स्टिपेशन के कुछ कारणों पर डिस्कशन किया था। तो उनमें जैसे कि लो फाइबर, फाइबर कम कम लेना है, एक्टिविटी नहीं करना है, ये सारे चीजें भी उनको प्रभावित करती हैं। जी। जो है कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कोई एंजाइटी है, क्योंकि अब बीमारी हो गई है। पेशेंट जो पहले घूमता था वो अब घूम भी नहीं पा रहा हम्म। है, या उसके जीवन में काफी सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं।
हाँ, वो डिप्रेशन में भी हो जाते हैं। हाँ, तो क्योंकि डिप्रेशन। घर मोस्टली तो, एक तो सर घर वाले मैंने देखा है कई लोगों में जी। कि उनकी जो वो जो सेवा करते हैं ना, हम्म। वो लोग भी मानते हैं सर कि लंबे टाइम से अगर कोई पड़ा है तो उसको देख के वो भी हो ही जाते हैं जी। डिस्टर्ब। तो वो कई न चाहते हुए भी उनके सामने कुछ ऐसा बोल देते हैं कि हाँ। भाई ये इतने दिन से ये पड़े हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, जी। हम भी थक गए हैं। तो उस बिल्कुल। कंडीशन में वो लोग और भी डिप्रेस हो जाते हैं। हाँ, वो प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ता है दिमाग पे। जी। तो इसको बोलते हैं, इसका कॉज आता है अंडरलाइंग डिजीज। ओके। यानी कोई बीमारी उनके अंदर पहले से है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम उनको आ रही है। तो एक तो तो सर साइकोलॉजिकल एंजाइटी डिप्रेशन ये इशू हो गए, फिर या तो दूसरी डिजीज के कारण भी कॉन्स्टिपेशन होती है, जैसे कि पैरालिसिस हो गया, या फिर उनका इंटेरिक नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाए, वीक हो जाए, सर्कुलेटरी इशू हो जाए, या एक्टिविटी नहीं हम्म, हो रही, तो इन वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। जी जी। तो इससे क्या है, वो मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, वो पेशेंट ही टेंशन में रहता है, तो बाकी फंक्शन अपने आप ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक तो ऑलरेडी ब्रेन से रिलेटेड डिजीज पैरालिसिस जैसा देखा जाता है। हम्म। तो इसमें उनको एक तो हमें स्ट्रेस पे काम करना पड़ेगा, काउंसलिंग घर वालों को समझानी पड़ेगी, और फाइबर हम्म। वगैरह, डाइट, मूवमेंट उनकी कराना है, वॉकिंग वगैरह करें अच्छा, धीरे धीरे करके। सर कैथेटर लगा हुआ है तो फिर अपन कुछ थोड़ा फिजिकल दे सकते हैं क्या उनको? नहीं, कैथेटर में फिजिकल उल्टा लिटाने में प्रॉब्लम होगी। हाँ वही तो सर, तो वैसे भी ऐसे उसको पेशेंटों को करवट तो में, उल्टा लिटाने अगर में बहुत दिक्कत। कुंडली वगैरह आप देना चाहते हैं तो करवट में लिटा के दे सकते हैं पेशेंट को। जी जी, हाँ वो फिर हाथ से ही देना पड़ेगा। पैर से दे सकते हैं कुंडली, उल्टा करवट में लिटा के। ओके ओके। जब हम लोग हॉस्पिटल में थे तो गुरुजी ने ये तरीका बताया था कि जिन पेशेंट को आप उल्टा नहीं लेटा सकते उनको करवट में लिटा के आपको पैर को तिरछा करना पड़ेगा थोड़ा सा, जी 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 इस जी जी, तरीके से समझ गया करके सर। आपको देना पड़ेगा, ऐसे करके। हाँ 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 हाँ, तो पार्कों के थोड़ा सा टर्न में लेके, पार्कों के साइड में तो जैसे। वो प्रॉपर कुंडली जी। उतना ही इफेक्ट करती है, दिया है हमने ऐसे केसेस में, क्योंकि कई बहुत लोग बढ़िया सर। उल्टा नहीं लेटा सकते हैं, तो उनको उस कंडीशन में देना है। जी जी। ठीक है। थैंक यू सर। पर सर कॉन्स्टिपेशन में तो सर हम लोग सिर्फ एलबीए तक ही सीमित थे, लेकिन आज लग रहा है कि कॉन्स्टिपेशन के ऊपर भी बहुत सारा डीपली नॉलेज मिला है सर। थैंक यू सर। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, बहुत इतना सारी। लंबा भी टॉपिक द कॉन्स्टिपेशन को लेके भी हो सकता है। बिल्कुल। आज सर हम। जी जी। तो अभी हमने तो जब सर इसमें क्लास की शुरुआत में देखा था, कितनी सारी चीजें हैं जो उस पर इफेक्ट बिल्कुल डालती बिल्कुल सर। तो सर हैं। इसमें सर एसिड के साथ प्योर न्यूरोट्रांसमीटर और सेरोटोनिन अच्छा काम करेगा। हाँ, सेरोटोनिन अच्छा काम करेगा। और और एसिड प्योर न्यूरो। देना ही है एसिड ट्रीटमेंट, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट एसिडिक हो जाता है, और फिर कई लोग लेक्सेटिव यूज कर लेते हैं, तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होती है, बिल्कुल सर। क्योंकि बॉडी में मिनरल जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है, या फिर इम्बेलेंस हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म तक यूज करें तो इंटेस्टाइन ड्राई हो जाती है। हाँ तो इसलिए सर उनको एक दिन छोड़ के एक दिन होती है ना मोशन। कहीं तो 2 दिन लग जाते हैं, कभी कभी एक एक किसी दिन छोड़ किसी के को एक तो दिन हो तीन जाता है। तीन दिन तक मोशन नहीं होता है। हाँ जी तो हाँ कई जी। बार तो कंडीशन ये हो जाती है कि डॉक्टर के पास इमरजेंसी में ले जाना पड़ता है कि भाई अभी एनीमा लगा के या किसी और तरीके से उसको सॉल्व करना है। हम्म। और जी कुछ। सर एक परिचित भी ऐसे हैं जो सर लेडीज हैं, जी। उनको काफी टाइम से कॉन्स्टिपेशन है। उन्होंने इतनी सारी दवाइयां ली है सर, हम्म। लेकिन उसके बाद भी उनकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई है। हम्म। अच्छा। और उसके बाद अभी फिर उनको पाइल्स भी हो गया था इस चक्कर में, बिल्कुल। तो अभी उन्होंने ऑपरेशन करवा लिया। हम्म। लेकिन उसके बाद भी अभी भी उनको वही प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन की। स्टूल उनको पास होता ही नहीं सर। अगर कॉज है कि पेरिस्टल्सिस मूवमेंट स्लो है, हाँ जी सर। तो पेरिस्टल्सिस मूवमेंट को अगर फास्ट नहीं किया, आप कोई भी ऑपरेशन करा लीजिए, वो ठीक ही नहीं हाँ होगा। जी। हाँ सर, जब अंदर से जो प्रॉब्लम है वो है, हम्म। वो सॉल्व नहीं होगी जब तक तो कुछ होना ही नहीं है ना। बिल्कुल, तो उसका रूट कॉज देखना है बीमारी का। लोग जी क्या जी। है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पे जाते हैं कि भाई पाइल्स हो गया, हेमरॉइड्स हो गया, तो ऑपरेशन से निकाल दो। ऑपरेशन करा लो पाइल्स सर, क्या उसमें है, बहुत। एक सिम्टम्स है कॉन्स्टिपेशन का। हाँ जी। कॉन्स्टिपेशन की वजह से वो स्ट्रेन कर रहा था, वहां की नसें फूल गई, और फूल के जो है गुच्छे बन गए, बाहर हाँ। तो वहां से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। फिशर भी क्या है, सिम्टम्स है पाइल्स का। कट लग जाते हैं। ये चीजें हैं।
पिछली क्लास, कॉन्स्टिपेशन को अगर और अच्छे से समझना है तो पिछली क्लास को भी देख लीजिएगा और ये क्लास भी देख लीजिएगा। दोनों को जब कंबाइन करके समझेंगे आपके बहुत सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले। हाँ जी सर। ओके, किसी का और कोई सवाल है? सर मेरा क्वेश्चन है, सर पानी भी दिन भर पीते हैं तो भी कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, क्या कारण होता है सर उसका? अगर पानी दिन भर पी रहे हैं तो कई बार क्या होता है, एब्जॉर्ब होके पानी यूरिन के थ्रू तो निकल जाता है, बट जो इंटेस्टाइनल की एपिथेलियम लेयर है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो इंटेस्टाइन जो है ड्राई बहुत ज्यादा हो जाती है और उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन जो इस तरीके से उसमें चलता है, ये पेरिस्टल्सिस मूवमेंट, वो स्लो हो गई। मान लीजिए वो ये उसकी गति है, अब वो चल रही है आराम से, तो स्टूल आगे ही नहीं बढ़ेगा। और फिर वहां पर एसिडिक नेचर, अगर उस पेशेंट का एसिड बहुत बढ़ा हुआ है तो बॉडी में वो पानी दूसरे मेटाबॉलिक फंक्शंस में ही यूज हो जाता है और वहां तक उतना नहीं यूज होगा। सर पानी भी यदि हम सीप सीप करके लेते हैं तो सर वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। थोड़ा किसी किसी थोड़ा को लेंगे आदत तो होती है बहुत सर, अच्छा है। हाँ, बिल्कुल। खड़े रह के पूरा एक साथ एक पी लो, वो भी नुकसानदायक पानी होता है सर वो। गुरुजी बोलते थे कि पानी जो है आपको एक साथ ज्यादा एक दो बॉटल नहीं पी लेना है, थोड़ा नहीं थोड़ा पीना करके चाहिए, पीते रहना। बैठ के थोड़ा थोड़ा ही पीना चाहिए। बिल्कुल। तो म्यूकस मेम्ब्रेन का भी बनना जरूरी है, बॉडी का हाइड्रेट रहना जरूरी है। तो सेल के अंदर जो वेसिकल्स होती हैं वो पानी को पकड़ना भी है ना, एब्जॉर्ब होना है। जब पानी एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो वो ड्राई ही रहेगी हमेशा। तो वहां की सेल्स जो है इतनी वीक हो गई, इतनी डैमेज हो गई कि वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही वाटर। तो पहले वहां पर सर्कुलेशन वगैरह दे के वहां पर ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाना है, थोड़ा न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना है आपको, तो फिर ऐसे धीरे धीरे करके हील होगी। कई बार सिस्टम इतना डैमेज हो चुका होता है कि उसको आप 2-4 दिन में या हफ्ते भर में ठीक नहीं कर सकते, उसके लिए 2-3 महीने भी लग सकते हैं। उतना पेशेंस होना जरूरी है, पेशेंट के अंदर भी और हमारे अंदर भी। जी सर। ठीक है, आप जिन्होंने सवाल पूछा था आपको क्लियर है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, वेरी गुड। ओके, सो अभी और किसी का सवाल है? तो नहीं तो फिर हम जो है डायरिया को नेक्स्ट क्लास में लें। जी सर, इतना अभी रिवाइज कर लें, डायरिया अगले वीक में या ठीक, कल जब भी, वो बिल्कुल। फिर एक साथ सब बहुत बिल्कुल सारा सर, हो जाता नेक्स्ट है ना, तो नेक्स्ट। सब ऊपर से फिर। ठीक है, ठीक। सर सर नेक्स्ट मेरा होती है एक सर। पर ये क्वेश्चन तो और है बहुत सर। थोड़ा, ये तो बहुत थोड़ी सी पढ़ाई थी, अभी तो और पढ़ सकते हैं अपन। बहुत टफ और थोड़ी था ये। सर ये जो शब्द है ना, ये कभी सुने नहीं है, फर्स्ट टाइम अभी हम सुन रहे हैं। हम बिल्कुल, वैसे इस फील्ड से हैं नहीं, तो फिर इसलिए तो हम इसको इतना आसानी से समझ रहे हैं ना, एक एक चीज को हाँ बिल्कुल जी। बारीकी से। जी सर, थोड़ा थोड़ा समझे, आसानी से समझे तो ज्यादा बेटर रहेगा। पर बिल्कुल। थोड़ा और पढ़ सकते हैं अभी। आप पढ़ सकते हैं, सर कोई इसकी दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी दोनों सर, इससे पहले भी और भी आपने बताया डाइजेशन के बारे में, वो जी भी देखना पड़ेगा सर। मेरा ये है, मेरा क्वेश्चन मेरी खुद की प्रॉब्लम है। जी। 2022 में मेरा यूट्रस का ऑपरेशन हुआ था क्योंकि सिस्ट बड़ी थी, तो राइट ओवरी और यूट्रस निकला हुआ है। हम्म। उसके बाद 6 महीने बाद मुझे हार्निया हो गया, हम्म। मतलब यूट्रस जहाँ नीचे साइड जुड़ा रहता है ना, वहां उस जगह पे। हम्म। तो फिर मैंने वहां पे वही मैश वगैरह लगवाई, 1 साल बाद उसका ऑपरेशन किया। हम्म। सर उसके बाद फिर मुझे 2024 में फिर से हार्निया हो गया, मतलब अभी हार्निया है मुझे। तो हम्म। मैंने आपका एक वो अल्ट्रा हार्निया वाला है ना फॉर्मूला, वो मैं लेती हूँ। और इससे मेरा मतलब हमें एक मोशन में भी प्रॉब्लम होने लगी, मतलब ऐसे थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन रहता है। हम्म। तो सर वो फॉर्मूला तो मैं लेती जा रही हूँ। फिर सर अभी वेद क्लास में जो अल्ट्रा और भी हार्निया वाले फॉर्मूला है वो भी मैं लेती हूँ। तो सर वही समझ नहीं आता है कि अब कैसे करेंगे मैनेज। वो जो मैंने फार्मूला बनाया वो बहुत एडवांस फार्मूला है, उसको हम चीजों को इतना इजीली नहीं लेना है। उसके पहले आपको बेसिक चीजें क्लियर करनी है। आपके मसल लूज हो गए हैं, तो आप पहले एसिड ट्रीटमेंट, आप नॉर्मल सिस्टम से अगर आप चलें तो आप पहले कुछ फास्ट अजय नॉर्मल जैसे कुछ ट्रीटमेंट लीजिए, उसके बाद एसिड ट्रीटमेंट लीजिए, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि उसमें हमने जो 15 राइट मतलब 6 राइट स्ट्रेट है, अल्ट्रा हर्निया वाला जो ट्रीटमेंट है,
है ना, है जी कि सर जी। हाँ, जी तो जी वो जी। जो है आपका इशू बढ़ा देगा कॉन्स्टिपेशन का, क्योंकि वो जी सर। इंटेस्टाइन को कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो, या ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो। तो हर्निया पे काम करने से पहले मसल पे काम करना पड़ेगा आपको। जी सर जी। सर ये एसिड ज्यादा बढ़ने के कारण हो जाता है ना सर ये? मसल लूज होने का सबसे बड़ा एक कारण है एसिड, एसिड का बढ़ना बॉडी में। दूसरा, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब रहे तो मसल प्रॉपर कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं। ये दो बड़े कारण है। तीसरा है एज रिलेटेड कारण, कि एज के हिसाब से ही मसल लूज हो रहे हैं, डीजनरेट हो रहे जी सर। एज तो है सर, 52 है हैं। मेरी एज। अगर कोलेजन भी कम है तब भी जो है मसल और लूज हो सकते हैं। सर ऐसे इसकी वजह से थोड़ा सा जैसे यूरिन होल्डिंग में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। दिन भर तो ठीक रहता है, पर जैसे रात को 5-6 घंटे अपन सोए और फिर हम्म। सुबह जब उठते हैं तो फिर थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम होती है सर। उसमें यूरिन लीकेज भी हो सकता है, जैसे छींक जब आती है तो कई महिलाओं को यूरिन लीकेज हो जाता है, एक दो ड्रॉप निकल जाती है, तो ये स्फिंक्टर लूज हो जाता है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है मसल लूजनेस की है, चाहे हर्निया हो, प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम हो, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस हो, यूरिन लीकेज होना हो, ये सारे इशू एक ही चीज से जुड़े हैं कि मसल जो है लूज हो गए। और अकॉर्डिंग टू न्यूरोथेरेपी जहां भी मसल लूजनेस की बात आती है वो हम एसिडोसिस की डिजीज में उसको गिनते हैं या डालते हैं। तो सर उसको माइल्ड एसिड से लेना, सुबह दोपहर शाम माइल्ड एसिड लेके फिर नॉर्मल आ जाए नॉर्मल, ये आप सब से आप करना है एक काम सर। करो, नॉर्मल एज ए नॉर्मल या फिर फास्ट ट्रीटमेंट लो। फास्ट को चाहे तो 2 बार भी रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। ओके। तो फास्ट ट्रीटमेंट एज ए नॉर्मल, फिर एक लीवर का पॉइंट लीजिए, 1 पॉइंट लीवर × 6, उसके बाद एसिड ट्रीटमेंट लीजिए, ठीक है। फिर उसके साथ में आप ले लीजिए B12 ट्रीटमेंट, क्योंकि B12 भी नसों की मजबूती के लिए जरूरी है। जी तो सर एक जी। दिन ये ले लीजिए, फिर शाम को क्या कर दीजिए, सुबह ये ले लीजिए, शाम को ले लीजिए राउंड नॉर्मल लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट 1 पॉइंट लीवर × 6, और बाकी का सेम है। जी सर जी। तो इससे आपकी ये मसल भी प्रॉपर सेट होंगे और आपकी जो मूवमेंट है वो फास्ट हो जाएगी। जी और जी। न्यूट्रिशनल डिलीवरी के लिए हम क्या यूज करते हैं, अगर हमको बॉडी में न्यूट्रिशन कहीं भेजना हो तो किसका काम है ये? जी सर क्या क्वेश्चन था? अगर हमको किसी सेल तक न्यूट्रिशन भेजना हो तो हम कैसे भेजेंगे? सर अगर ब्रेन साइड भेजना है तो सर हमको लेना पड़ेगा 1 पिट 1 थायराइड 6 ADR, और अगर डाउन में भेजना है तो 1 WD, और 1 पिट 1 WD और 6 ADR सर। और कोई बताएंगे? न्यूट्रिशंस मतलब क्या, क्या भेजना है? न्यूट्रिशन जो मैंने बोला है उसमें क्या आएगा? सर गैस आई पॉइंट सर, जिससे हमारा एब्जॉर्ब होगा सर, और मतलब 1 पॉइंट गैस आई, मतलब 1 गैस आई 6 पॉइंट, ये करना पड़ेगा सर। एब्जॉर्प्शन होगा तो फिर तभी तो सब जगह पहुंचेगा सर। वेरी गुड। और उसको लेके कौन जाएगा? हमारे बॉडी में भी टैक्सी चलती है ना। ब्लड ब्लड सर, ब्लड लेके जाएगा सर, तो उसके बाद फिर वही हमारा, अगर ब्रेन में भेजना है तो वही 1 पिट 1 थायराइड 6 ADR, और अगर कोई केमिकल बनाना है कैल्शियम वगैरह तो उसको वो 1 पिट वन वन ट्वेंटी डब्ल्यू फाइव डी नहीं, एडीआर बहुत कर। सिंपल केमिकल है, आप लोग बताइए, याद कीजिए। बहुत सिंपल केमिकल है, वन बहुत। ट्वेंटी फाइव डिस हम्म। 125 डिसीज। नहीं, वो तो मसल्स के लिए हम यूज कर लेंगे या इस तरीके सर से। 15 मेडुला से सर उसको। नहीं, वो एसिटाइल कोलाइन के लिए है, जो नर्व इम्पल्स, नर्व को एक्टिवेट करेगा। 1 पैरा दे सकते हैं सर, 1 पैरा। नहीं, वो लाइसोसोम के लिए है 1 पैरा तो। सर आप ही बता दीजिए। अच्छा, किसने ये सुना है, क्या बोलते हैं, इंसुलिन के बारे में? सर इंसुलिन क्या काम करता है? सर शुगर बैलेंस। सिर्फ शुगर को ले जाता है या कुछ और भी ले जाता है?
ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा सर शायद। नहीं, वो सर कन्वर्ट। सेल को ग्लूकोज की पूर्ति कराता है। हाँ, तो अगर इंसुलिन ही नहीं होगा तो, क्योंकि इंसुलिन सिर्फ ग्लूकोज लेके नहीं जाता है, बाकी प्रोटीन भी लेके जाएगा कुछ मात्रा में, कुछ फैट मॉलिक्यूल्स भी लेके जाएगा, इस तरीके से वो शुगर भी लेके, ऐसे हर एक चीज को थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो चाहिए। गेट पास के बिना वो काम नहीं होगा, तो वो डिलीवरी सिस्टम का भी काम होगा। तो एक तो ओके। डाइजेशन ठीक करना है, जैसा कि गैस आई का आपने बताया। दूसरा, उसको हम्म। इंसुलिन भी देंगे। अभी कुछ सालों तक ये धारणा थी कि इंसुलिन ट्रीटमेंट सिर्फ जो है डायबिटीज के पेशेंट को देना है, ये बहुत लोगों की। हम्म। लेकिन जरूरी नहीं, आप 10 पेन उस पेशेंट को भी दे सकते हैं जहां पर आपको लग रहा है कि इसकी सेल तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा है, तो वहां आप 10 पेन यूज कर सकते हैं, देने से कोई नुकसान नहीं है। ओके। तो आप 10 पेन सिंगल दे सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा जरूरत है तो इंटू 3 भी दे सकते हैं। हाँ सर, जब है ना किसी पेशेंट को एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो जाता है ना, हम्म। तो उसमें 10 पेन × 3 बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन ध्यान रखिए कि ग्लूकोज पहले ही डाउन है और हाँ। 10 पेन दे दिया तो हाँ। सर उसके और लिए डाउन हो 4 पेन जाएगा। यूज करते हैं सर ना सर। हाँ, तो उसके लिए आप 4 पेन दे सकते हैं, 4 पिट दे सकते हैं, 4 ADR दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी को डायबिटिक हुई तो फिर उसको तो 4 पिट नहीं दे सकते ना। नहीं, फिर डायबिटीज है तो वहां तो ऑलरेडी उसका शुगर लेवल बढ़ा हुआ होगा ना। तो तो फिर 10 पेन से बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा ना सर। आप 10 पेन दे दीजिए, बहुत अच्छा हाँ। काम करेगा, उसको न्यूट्रिशनल डिलीवरी। फिर उसके साथ एक और चीज, अगर किसी का रिसेप्टर ही काम नहीं कर रहे, हम्म। उसके लिए हमें ऑक्सीजन वगैरह भी देना पड़ेगा। यस 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 यस। मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाना है, बॉडी का टेम्परेचर अगर डाउन है तो उसके लिए फिर हमको विथड्रॉल ट्रीटमेंट भी देना पड़ेगा। तो एक ही चीज के साथ कितने सारे एस्पेक्ट हैं। कितने सारे एस्पेक्ट, यस। मतलब आजू बाजू की सारी चीजों को देख के सीधा एंट्री करनी होती है। वही ट्रीटमेंट आपको बनाना सीखना है कि क्या हाँ क्या जी। चीजें हो सकती है, वो आप उसको कंबाइन करेंगे और फिर वो आप ट्रीटमेंट देंगे, पेशेंट ठीक हो जाए। हम्म। ये चीज है जी कि सर। भाई इसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, ब्लड सर्कुलेशन पुअर है, डाइजेशन हम्म। नहीं है, टेम्परेचर कैसा है, ऑक्सीजन लेवल कैसा है, पल्स रेट कैसी है, उन सब चीजों को हम्म। भी तो देखना है। बीपी कैसा है, अगर बीपी ही लो है तो भी तो ब्लड स्लो जाएगा, यस तो बीपी को यस। नॉर्मल रखना पड़ेगा। हाँ जी। हम्म। तो ये जो हम फॉर्म में लिखवाते हैं, ये हम ऐसे ही थोड़ी लिखवाते हैं। यस यस यस। जी सर। जी सर। गुरुजी, हॉस्पिटल में हम लोगों की जब कोर्स करने के बाद हॉस्पिटल में ड्यूटी लगी, तो हमारी ड्यूटी होती थी, एक थेरेपिस्ट को लगाया जाता था कि वो सिर्फ बीपी, ऑक्सीजन, टेम्परेचर, ये 3 चीजें लेगा, हम्म। और उस और बेसिस पे तय होता था कि उस पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देना है। ओके। तो उसमें अगर उसका टेम्परेचर लो है तो फिर उसको वहां 6 मेडुला देना पड़ेगा, ताकि उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। बीपी अगर लो है तो जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसको देखना है कि उसमें बीपी लो करने वाला ट्रीटमेंट तो नहीं है, तो उसका नॉर्मल करने वाला देना होगा। यस। ऑक्सीजन लो है तो उसका ऑक्सीजन जोड़ना पड़ेगा उसमें। हम्म। इसीलिए फॉर्म में ये चीज लिखी जाती है कि आपको, अब कई लोग तो फॉर्म के कॉलम में वो छोड़ ही देते हैं कि लिखा ही नहीं है किसी, कई लोग तो चेक ही नहीं करते बीपी वगैरह, ऐसा भी है कि नहीं ऐसा। जी यस सर। यस 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 सर। यस। तो नहीं करना है, चेक करिए, उससे आपको काफी अच्छा चीजें पता अच्छा चलेंगी। आप खाली ये पैरामीटर को नॉर्मल कीजिए, डाइजेशन को नॉर्मल कीजिए, आपके रिजल्ट और इफेक्टिव आएंगे। सर, मुझे बहुत अच्छी बात बतानी है सबको। बताइए। सर है ना, मेरे पास एक ब्लाइंड स्कूल और एक आश्रम है, उनके प्रिंसिपल की बेटी आई थी डिस्क बल्गेज के लिए, सर्वाइकल और लंबर एरिया दोनों में। अच्छा। ठीक है। 20 इयर्स की एज है उस बच्ची की। हम्म। बहुत पढ़ाई वाली बच्ची है। हम्म। तो उसको सिटिंग नहीं कर सकती थी, वो बहुत ज्यादा इश्यूज थे। हम्म। ठीक है। लेकिन वो बच्ची 1 महीने में पूरी क्योर हो गई, पूरी ठीक हो गई। ठीक है। फाइनल डिस्क तो बल्ज। हाँ जी सर। ठीक है। वेरी गुड। बिल्कुल मस्त तैयार हो गई 1 महीने में। उसने जो फीडबैक लिख के दिया है मुझे, वो मैं आपको भेजूंगी, देखिएगा आप सभी को। बिल्कुल। तो सर, उनके फादर की बहुत अच्छी जान पहचान है, तो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है बीकानेर में। तो वहां पे डॉक्टर रवि दत्त हैं जो फिजिशियन है। ओके। ठीक है। चेस्ट फिजिशियन है, स्पेशलिस्ट है वो। ठीक है। तो उनसे कोई उनकी मुलाकात हुई, तो उनका कोई रिलेटिव है जिसका बच्चा ऑटिस्टिक है।
ठीक है। तो और वो जब अपनी बेटी को मेरे घर लेके आते थे तो वो देखते थे कि मेरे पास 2-3 बच्चे आते हैं ऑटिज्म के, और उनके पेरेंट्स बाहर बैठते थे, वेट करते थे। तो हम्म। उन्होंने पूछा, भाई अच्छा इसका ट्रीटमेंट भी है? बोले यस। तो उन्होंने कोई बात उनको बोली कि भाई रवि जी, मैं एक मैडम को जानता हूँ जो ऑटिज्म का इलाज करती है। हम्म। तो वो हैरान, बोले हमारी एलोपैथी में जिसका इलाज नहीं, ऐसी कौन सी थेरेपी आ गई जिसमें ऑटिज्म बच्चों का इलाज है? तो बिल्कुल। बोले आप मेरे को उनसे बात कराइए। तो मेरे को बोला कि मैम एक डॉक्टर रवि दत्त हैं। तो मैं तो जानती हूँ सर, वो नंबर 1 हॉस्पिटल है, और डॉक्टर रवि दत्त, उन्होंने डॉक्टर रवि दत्त, बोले यस मैम। तो हम्म। बोले मैम वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो बोलते हैं कि मैम है ना, मैंने सुना आप ऑटिज्म का इलाज करते हो, हम्म। क्या करते हो? मैंने कहा सर सॉरी, थोड़ा सा लंबा डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, इफ यू डोंट माइंड, क्या हम मिलके बात कर सकते हैं, क्योंकि फोन पे तो ज्यादा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। सही है। तो बोला तो बोला ठीक है मैम। तो सर वो कल आए मेरे पास में, उन्होंने बोला मैं अपनी ओपीडी खत्म हो जाती 2 बजे, मैं आपके पास मिलता हूँ। मैंने कहा ठीक है सर। एक तरफ तो बड़ा ऐसा लग रहा था कि कोई डॉक्टर है सवाल करेंगे, मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा था, पर बिल्कुल। मैंने कहा नहीं, टू बी अ कॉन्फिडेंट, है ना, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो। हम्म। सर वो कल आए मेरे घर पे, ठीक है, उनकी कार रुकी वो आए, ऊपर बैठे, तो बोला जी मैम बताएं आप क्या करते हैं। मैंने जो न्यूरोथेरेपी को एक्सप्लेन किया सर, और जस्ट उनके 2 मिनट पहले 2 पेशेंट गए थे जिनको यूटीआई का इशू था, ठीक है। तो वो बोलते हुए जा रही थी कि मैडम मुझे 2 दिन में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन था, जो मैं सोफा से नीचे उतरती ना तो हम्म। मुझे यूरिन लीक होता था। खांसी तो बहुत मतलब सीवियर इशू है, ठीक हम्म। है। ऐसा वो बोल के जा रहे थे और वो सुन रहे थे। तो जो मैंने न्यूरोथेरेपी में एक्सप्लेन किया, और हम ऑटिज्म बच्चों को मैंने बताया कि पहले रीजंस क्या होते हैं, हम रूट ऑफ कॉज पे जाते। अच्छा सर, जब मैंने बोला कि सर अगर आप आए तो अगर आपका कोई ऑटिज्म बच्चा है तो मैं चाहूंगी कि उनकी मदर को भी लेके आएगा, तो पता है मुझे क्या बोलते हैं? हम्म। बोले अभी मैं सिर्फ पहले आपसे मिलना चाहता हूँ कि आप कौन है और क्या करते हो, मदर और बच्चा तो बाद में आएगा। बिल्कुल। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, इट्स ओके, आप मिलना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, इट्स ओके। सर हम्म। वो आए, और जो मैंने उनको न्यूरोथेरेपी में एक्सप्लेन किया, और मेरे पास वो परी और इनके जो फीडबैक थे, और जो मेरी आदत है सर, जो बच्चा जिस दिन जो एक्टिविटी करता है ना, कि मेरा कुर्ता खींचा, कुर्सी के पास खड़ी हो गई, हम्म। पैर को टच किया, पहली बार बच्चे ने बोला कि मुझे जूस पीना है, अपनी चॉइस बताई, ये सारी चीजें मैंने मेंटेन कर रखी हैं। तो हम्म। वो मैंने सब बताया। सर यू डोंट बिलीव, वो उन्होंने मेरी बुक्स भी देखी कि आपकी कौन सी बुक्स में से आपने क्या पढ़ाई करी है। हम्म। सर फाइनली पौने घंटे के बाद उनके मुंह से पहला शब्द ये निकला कि मैम मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मुझसे कहीं ज्यादा आपको नॉलेज है, ठीक है। दूसरी चीज बोली कि हम तो सिर्फ दवाई लिखते हैं, लेकिन आप लोग तो दवाइयां बॉडी के अंदर ही बनाते हैं। बिल्कुल। 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 तो बोले आप लोग तो हमसे एक कदम आगे चल रहे हो, हमने क्यों नहीं पढ़ाई करी अभी तक? ये मैम आई एम सो इम्प्रेस्ड, मुझे पढ़ना है, मुझे मिलना चाहता हूँ, मैं किससे सीखा, ये क्या चीज है ये? हम्म। मैं तो आपके घर के बाहर ना लाइन लगा दूंगा, मतलब इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स। तो हम्म। मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर ऑटिज्म में बी पेशेंस रखना पड़ता है हमें। आप सोचें कि एकदम से बच्चे में चेंज आ जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको स्टार्टिंग में जो रिजल्ट है वो बच्चों की हरकतों से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कि पहले बच्चा आपकी आवाज को सुनता था क्या, इशारा देता था क्या, मीन्स कमांड फॉलो करता था क्या, आई कांटेक्ट कैसा था, चलने में कैसा था। लाइक ये छोटी छोटी चीजों में ही ऑब्जर्व करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सर वो इतने खुश हुए ना, लास्ट में बोल के गए कि मैं इतना इम्प्रेस्ड हूँ इस थेरेपी से कि मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा, कि मुझे लगता है कि, और सर ये बोला उन्होंने बात, कि हम हॉस्पिटल में मरीज आते हैं ना, हमें नहीं पता कि किसी की प्रॉब्लम की दवाई देनी क्या होती है, लेकिन मरीज आया है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठे तो हमें तो सिर्फ दवाई लिखनी होती है, हम लिख देते हैं। हाँ, लेकिन हमें भी किसी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं पता होता है। हम्म। वो इतना खुश हुए ना सर, बोला मैम बहुत अच्छी चीज है ये, आई एम सो इम्प्रेस्ड विथ यू एंड योर वर्क। मैं जल्दी अपने बच्चे को लेके आऊंगा आपके पास। वेरी गुड। बहुत अच्छा। अच्छा लगता है ये सब चीज। आप उनको अपना जो ऑटिज्म वाला क्लास है ना वो भी भेज सकते हैं। हाँ, मैंने सोचा, मैंने कहा मैं इनको बताऊंगी, मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आज के लिए इतना बहुत है। वो एक्सेप्ट कर ली उन्होंने ये सारी चीजें, और उनके जस्ट सामने पेशेंट ने बोल दिया कि मैम मैं 2 दिन से परेशान हो रही थी यूरिन फ्रीक्वेंट में, आपने ऐसा क्या किया कि मुझे 80% रिजल्ट 2 सिटिंग में मिल गया। तो हम्म। वो बोले इसका क्या इलाज करते हो आप? हम तो सीधा ऑपरेशन लिख देते हैं डॉक्टर्स को। थेरेपिस्ट ऑलराउंडर है, हर डिजीज पे काम करेगा। सर बोला अभी मेरे पास सर एक जीबी स्टोन है, मैंने बोला सर हम जीबी स्टोन भी ठीक करते हैं। बोले इसमें क्या करते हो आप?
तो अच्छा, फिर एक बच्चा आया था सर, 10th क्लास में पढ़ता, उसको चक्कर आ रहे थे, उसी उसी का बच्चा था। तो मैंने बोला सर आप बताइए कि चक्कर आने, इतना कॉन्फिडेंस आ गया ना, तो मैंने कहा सर आप बताओ कि वर्टिगोस आने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। बीपी हो सकती है, शुगर हो सकता है। हाँ, लिटरली उनके पास सिर्फ 2 लाइन थे और मैंने उनको 10 कॉजेज बता दिए। बताइए। वो हैरान, बोले इतने रीजंस भी होते हैं क्या प्रॉब्लम के? तो मैंने कहा यस सर, हम लोग रूट पे जाके काम करते हमारा हैं, तो डोंट माइंड। बैकग्राउंड भी आप लोग शिक्षा सिर्फ में नल साफ करते हो, हम टंकी साफ करते हैं ताकि सारी नलों में पानी साफ आए। सही बात। और नहीं, कितने न्यूरोथेरेपिस्ट का तो बैकग्राउंड साइंस है ही नहीं, और वो इतना यस, करे। मेरा भी सर, मैं एमकॉम करी हुई हूँ सर। तो बताइए कितना अच्छा मेडिकल फील्ड में सेवा दे रहे हैं आप। सर ऊपर वाले ने निमित्त बनाया, इस लायक समझा कि हम कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, गुरु का आशीर्वाद है। हाँ आप जी। ऐसे करते रहिए आप। लेकिन लास्ट, हाँ, और एक लास्ट में ये चीज और बोल के गए जो मुझे बहुत अच्छी लगी। बोला लेकिन मैंने ये चीज देखी है कि पता नहीं सर उन्होंने क्या ऑब्जर्व कर लिया, आए आधे घंटे के लिए थे, 1.25 घंटा बैठ के गए, और हम्म, जो सवाल पूछे मैंने टू बी ऑनेस्ट बताया। हम्म, मुझे बोले कि लेकिन इतने ऑनेस्ट लोग है ना बहुत कम होते हैं। हम्म, जो प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा करते हैं ना, उनके रिजल्ट नहीं होते, और हम्म। जिनका प्रचार प्रसार है ही नहीं, उनके रिजल्ट इतने अच्छे हैं। तो मैंने कहा सर ये ऊपर वाले की कृपा है, हमें अपना काम ईमानदारी के साथ करना है, अपने प्रोफेशन के साथ, दुआएं हमें ठीक रखती हैं। तो क्वालिटी। बोला फिर तो हाँ, फिर बोला कि मैम फिर तो मुझे भी बैक पेन है, मेरी कॉक्सी में मुझे इंजरी हुई थी, लेकिन मैं प्रॉपरली बैठ नहीं पा रहा हूँ, आप मुझे देख रहे होंगे मैं अपना सिटिंग एक्सचेंज कर रहा हूँ। मैंने कहा हाँ जी सर मैं देख रही हूँ आपको। तो बोला इसका क्या इलाज है? मैंने कहा सर करने को तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन सॉरी, मैं मेल पेशेंट को लेक्चर अटेंड करवा नहीं के कर, जाने से। हाँ, तो मैं मैं वो मैं मैं ना मेल जनरल पेशेंट में को करीब नहीं होंगे, जेंट्स थेरेपिस्ट उनके पास भेज दीजिए। हाँ जी सर, मैंने बोला उनको, मैंने कहा सर आप डोंट वरी, मैं मेल पेशेंट आपको बता दूंगी। आप बोले मुझे तो डॉक्टर कहते हैं ऑर्थोपेडिक से मिला हूँ, ऑपरेशन कर लो, रिंग पे बैठ जाओ मुझ। हम्म, और अपने पास तो उसके बने बनाए ट्रीटमेंट हैं, वो देते ही पेशेंट ठीक हो जाएगा। यही बोला मैंने सर, यही बोला। वो चीज है। और ये 3-3 साल जिनको कॉक्सेक्स का पेन था, वो 15 दिन में, कोई 18 दिन में ठीक होके दौड़ लगा रहे। यस 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 सर। डिस्क बल्गेज वाला सर पेशेंट 1 महीने में, हम्म। सिर्फ 1 महीने में पूरा तैयार हो गया, वो भी सर्वाइकल और लंबर दोनों में, बताओ। सुपर। टोटल 30 सिटिंग। चलिए, ठीक है, बहुत अच्छा। सभी बहुत अच्छे से खूब काम कर रहे हैं, है ना। चलिए, गुरु जी का आशीर्वाद है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, गुरु जय जी का आशीर्वाद, आपकी सर मेहनत, आपकी पढ़ाई, हमें समझाना, वो भी हमेशा साथ है। हिंद।